तो भाई एमपी बोर्ड में प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक है एंड अगर आपने अभी तक भी साइंस में कुछ नहीं पढ़ा है तो एमपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है ये मॉडल पेपर कंप्लीट कर लेना, जो कि एक अभ्यास हेतु नमूना प्रश्न पत्र है। भले ही एमपी बोर्ड कहता है कि ये केवल अभ्यास हेतु है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल मैंने देखा है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखे हैं, मॉडल पेपर देखे हैं, क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं। इसलिए बोर्ड ये बताता है आपको कि इससे छात्रों को एक हिंट मिले और उन्हें कुछ हेल्प हमारे द्वारा हो सके। तो देखिए इसमें आपके जो भी एक मतलब साइंस में कह लो आपके 23 क्वेश्चन कुल होते हैं, तो 1 से लेकर के 23 तक के सभी प्रश्नों को उत्तर के साथ बताऊंगा। इससे आपको अपने क्वेश्चंस के टाइप का पता चलेगा, आइडिया लगेगा भाई कि क्वेश्चन हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में ना नए नए क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान चीज हो गई है ना, और बोर्ड ना नए नए क्वेश्चन दे रहा है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, क्योंकि साइंस में बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी, और मैं आपकी लगातार तैयारी चैनल पर करवा रहा हूं, तो जाकर के वीडियो प्लेलिस्ट में देख लेना, तैयारी अच्छी हो जाएगी। देखो और इसी प्रकार से मैंने हर एक सब्जेक्ट का सॉल्यूशन डाल दिया है ना, मॉडल पेपर का, तो जाकर के देखो एंड तैयारी करो, क्योंकि यार लास्ट टाइम है, अब आप पूरी बुक लेकर के बैठोगे ना तो कुछ नहीं कर पाओगे भाई, कुछ नहीं कर पाओगे अभी, है ना। इसलिए लास्ट ईयर के पेपर हो गए है ना, मॉडल पेपर हो गए, सैंपल पेपर हो गए, केवल इन्हें पढ़ो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, बहुत अच्छे से तैयारी करी है, कोचिंग करी है ना, और ठीक तरीके से नोट्स वगैरह बनाए, तो उन्हें रिवाइज करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कई बच्चों ने पढ़ा भी होगा अच्छी तरीके से, लेकिन बहुत ज्यादा बच्चे क्या है ऐसे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है ठीक तरीके से, तो उनके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि इंपोर्टेंट मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गए वो, एंड सैंपल पेपर और इंपोर्टेंट क्वेश्चन, है ना। केवल इतना पढ़ो, और जो टॉपिक मैंने बताए हैं वो सारा पढ़ लो भाई। मैं कह रहा हूं कि आप 85 से एबव ही लेकर के आओगे, है ना, परसेंटेज की बात कर रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों में 6 अंक के वस्तुनिष्ठ है, एक एक को ध्यान से सुनना, नए नए क्वेश्चन कैसे बोर्ड ने बनाए हैं ये बताते चलूंगा, है ना। देखो पहला क्वेश्चन है आपका कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड जो होती है उसके साथ वो उसको जल के साथ मिलाया जाता है, तो वह कहाँ कौन सी अभिक्रिया होती है, उसमें क्या है। देखो जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल से मिलाएंगे, है ना, पानी के साथ उसको मिलाएंगे, तो वहां पे ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा निकलती है। तो अब आप लोग सीधे से बता सकते हो भाई कि ऊष्मा 6p, है ना। जब देखो भाई जब ऊर्जा निकलेगी वहां पे तो क्या ऊष्मा 6p होगी ना, तो बिल्कुल से आंसर आपको ऊष्मा 6p लगा देना। नेक्स्ट आपका प्रोपेन, है ना, जिसका जो रासायनिक सूत्र कहें तो C3H8 होता है ना। किस ऑक्सीजन में दहन के लिए संतुलित समीकरण है भाई, संतुलित इसका समीकरण कौन सा है, C3H8 ऑक्सीजन की दहन की बात कर रहा है ना, O2, तो ये रहेगा आपका सही, ये नंबर का ऑप्शन। देखो तो इस तरीके से कंप्लीट हम करते हुए चलेंगे एंड एक एक को ना ध्यान से देखिए, इस पेज पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये रहेगा हमारा 2 हो गए। ये तीसरे नंबर का आपका है, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी सामग्री, है ना, चुंबक कोर की बात की जा रही है ना। देखो तांबे की, एल्यूमिनियम, लोहा या फिर प्लास्टिक, तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पे प्लास्टिक, है ना, इसका राइट आंसर प्लास्टिक लगा लेंगे। नेक्स्ट है उदासीनता अभिक्रिया में, देखो ऑब्जेक्टिव जल्दी जल्दी टिक करते चलूंगा एंड क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए उदासीनता अभिक्रिया में अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है। देखो भाई कई बार पूछा गया है कि अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया होकर के उत्पाद बनता है, खालिस्तान अभिक्रिया कहलाती है, फिर कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, तो उदासीनता। अब भाई देखो ना नए तरीके से, है ना, कि आपको बता भी दिया है कि उदासीनता अभिक्रिया में, मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है, तो सभी को पता है क्योंकि उदासीनीकरण हमने पढ़ रखा है। नेक्स्ट आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा होता है, तो विद्युत को हम जब यांत्रिक में बदलते हैं तो वो उपकरण हमारा एमीटर होता है ना। देखिए जनरेटर एमीटर, है ना, इसका आंसर आपका क्या रहेगा, एमीटर, है ना। नेक्स्ट आपका किसी माध्यम ना, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर, माध्यम की घनत्व पर, निर्वात या आवृत्ति। इसका आंसर आप करिए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, है ना। इसका एमीटर नहीं है यार, इसका क्या रहेगा आपका मोटर, है ना। मोटर जो होती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है ना, थोड़ा डाउट रहा लेकिन हाँ मैंने सही ये रहेगा आपका, मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है, यही मोटर लगाएगा। चलिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्र, अब भाई वही एक चीज है ना, देखिए आगे के क्वेश्चन आपके रहेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति करिए भाई, 6 नंबर के रिक्त स्थान आने हैं, है ना। देखो पहला क्वेश्चन आपका है खालिस्तान क्रियाओं को मेड्यूला द्वारा नियंत्रित करा जाता है, किया जाता है ना, तो इसका आंसर क्या रहेगा, अवचेतन जो अभिक्रियाएं होती है ना हमारे मन में, अवचेतन अभिक्रियाएं, इसका आंसर क्या लिखिएगा, अवचेतन। देखो मैं यहाँ पे पेपर में लिख रहा हूँ रेड पेन से, आपको रेड पेन तो लेके ही नहीं जाना है, ठीक है ना, रेड पेन मत लेके जाएगा, है ना। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार यदि अंगूठा धारा की दिशा में इंगित करता है तो उंगलियां खालिस्तान की दिशा में मुड़ती हैं। उंगलियां कौन सी दिशा में मुड़ती हैं, चुंबक की दिशा में मुड़ती हैं, पर कहाँ पे मुड़ती है भाई, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मुड़ती है। कहाँ पे मुड़ती है, चुंबकीय, इसका आंसर लिखिएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ठीक है। नेक्स्ट है मछलियों के हृदय में खालिस्तान कक्ष होते हैं, तो मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। आंख का वह भाग जो इसे रंग प्रदान करता है तो वो आइरिस कहलाता है, क्या कहलाता है, आइरिस, है ना, आइरिस। इस तरीके से भी आप इसका आंसर
लिख सकते हैं आइरिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है खालिस्तान में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में। भाई पिरामिड पढ़े है ना आपने, पिरामिड है ना, उसके अकॉर्डिंग इससे क्वेश्चन है ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा बनता है भाई, कैसा बनता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे ऑब्जेक्टिव बनना है बोर्ड में, नया तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, बन सकता है। देखिए खालिस्तान में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, तो क्या में होता है, पारिस्थितिक तंत्र में। किस में होता है, पारिस्थितिक तंत्र में। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशक होता है, याद रखना। एक दिशा की जगह क्या, एक दिशक भी लिखा दे सकते हैं ना, दिशा की जगह क्या, दिशक। तो इस तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो खालिस्तान गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस निकलती है, अम्ल जब धातु के साथ, तो हाइड्रोजन। भाई सभी को बताया, तो हमने पढ़ रखा है शुरू से, है ना, हाइड्रोजन गैस वहां पे निकलती है, याद रखिएगा। तो इस तरीके से आपके 6 के 6 ये कंप्लीट हुए, 6 वो कंप्लीट हुए। अब 6 ये आगे के देख लेते हैं। देखो इसमें पहला क्वेश्चन आपका सत्य असत्य के रूप में पहला क्वेश्चन दिया गया। प्रतिवर्ती क्रिया में शामिल अंग मेरुरज्जु, मोटर न्यूरॉन, है ना, मोटर न्यूरॉन, ये दोनों एक ही चीज है, और मस्तिष्क है ना। प्रतिवर्ती क्रिया की बात करी जा रही है, तो ये शामिल अंग प्रतिवर्ती क्रिया में ये सारा कुछ तो नहीं होता यार, मस्तिष्क वगैरह कहाँ से आ गया इसमें, है ना। तो ये आपका जो है इसका फर्स्ट का जो है असत्य रहेगा। नेक्स्ट आपका है अम्लों का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अम्लों का पीएच मान की बात की तो ये बिल्कुल सत्य रहेगा, है ना। इसको क्या असत्य लिखेगा, क्योंकि अम्ल जो होता है, अम्ल का पीएच मान आपने पीएच पैमाना पढ़ा होगा। देखिए थोड़ा बता दूं क्या, है ना, देखो 0, 7, 14, है ना। तो इस तरीके से आपका पीएच पैमाना होता है ना। और 7 से जब कम हो भाई, 7 से इस तरफ हो तो अम्ल होता है, और 7 से ज़्यादा हो तो भाई क्षार होता है। अब यहाँ पे बात करी जा रही है कि अम्लों का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो अम्ल का तो 7 से कम होता है, हमने अभी देखा यार। तो ये क्या रहेगा आपका, असत्य रहेगा, है ना, ये भी आपका असत्य है। ठीक है, चलिए अगला है किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ये बिल्कुल से यहाँ पे सत्य रहेगा, है ना। अभिकारकों का जो द्रव्यमान होता है वो उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है, इसको याद रखिएगा ना। अभी उत्पादों का द्रव्यमान बराबर अभिकारकों का द्रव्यमान। ठीक, चलिए प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में समान गति से यात्रा करने पर अपवर्तन होता है। नहीं यार, ये अपवर्तन नहीं होता है, तो इसको आप क्या असत्य लगाएंगे 4 नंबर को। नेक्स्ट है आपका सभी धातुएं लचीली होती हैं उन्हें खींचकर। भाई ये तो बिल्कुल गलत रहेगा, क्योंकि सभी धातुएं लचीली होती ही नहीं है ना। नेक्स्ट है आपका मानव आंख के रेटिना में दृष्टि के लिए रॉड और कोन लगाई जाती हैं, तो ये बिल्कुल सत्य यहाँ पर रहेगा। इस तरीके से आपके 6 के 6 ये कंप्लीट होते हैं। भाई चैनल को सब्सक्राइब जिस भी छात्र ने नहीं कराया भाई कर लो, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत से वीडियो आ पाते हैं, और अभी थोड़ा वीडियो लेट हो जा रहे हैं क्योंकि यार थोड़ी समस्या आ जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो आते रही एंड तैयारी आपकी अच्छी करवाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पे सही जोड़ी के रूप में। देखिए तो प्रबल अम्ल की बात करी जा रही है। सेकंड है ऊष्मा का अवशोषण। प्रबल अम्ल कौन सा है अपन आयन में, तो भाई HCl, किसने नहीं पढ़ा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको पढ़ा है ना आपने, है ना। तो ये फर्स्ट की जोड़ी यहाँ पे आपकी मिल जाएगी। सेकंड है आपका ऊष्मा का अवशोषण। भाई जहाँ पे ऊष्मा का अवशोषण होता है, शोषण शोषी, है ना, तो ऊष्मा अवशोषण कहाँ पे होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में, सेकंड से मिल जाएगी। अब ऊष्मा का अवक्षेपण होता है ना, सॉरी ऊष्मा का क्षेपण होता है ना, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, अवशोषण की जगह उत्सर्जन होता है, तो ऊष्मा क्षेपी लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेरिबेलम, और इसके बाद है DNA, तो आनुवंशिकता के नियम, जीन, है ना, और सेरिबेलम की जोड़ी मिलेगी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है ना। यहाँ पे इससे मिलेगी सेरिबेलम की ई से, ये रहेगी आपकी थर्ड की। ठीक है, ये यहाँ पे फोर्थ आपका DNA है, तो DNA क्या है, जीन का पार्ट होता है ना, ये रहेगा आपका फोर्थ में। नेक्स्ट है आपका मेंडल, तो मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम दिए थे भाई, तो ये 5वें की जोड़ी। अब लास्ट बचा भाई ये Q का प्रतीक, पानी, पदार्थ में पानी का घुल जाना, है ना, एक Q। नेक्स्ट चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अपने मित्र के साथ वीडियो को शेयर कर देना। देखो 2 धातुओं का उदाहरण दीजिए जिनका गलनांक कम होता है। तो ऐसी कौन कौन सी धातु हैं जो गलनांक में कम होती हैं, तो गैलियम है एक, कौन सी है, गैलियम व सीजियम। दूसरी कौन सी होगी, सीजियम। देखिए इस तरीके से दोनों को लिखिएगा, अच्छी तरीके से लिखिएगा। एक वाक्य या शब्द में पूछे, वाक्य में अगर देखो इसका भी ध्यान दिया कीजिए, है ना, ताकि नंबर कटने का कोई चांस ही ना रहे यार। इस तरीके से लिखो, टाइम 3 घंटे होता है, पता है ना। नेक्स्ट है आपका किसी क्षण चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है ना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। कहाँ पर होती है ना, क्षण चुंबक के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी रेखाओं की दिशा उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, याद रखना। मतलब देखिए उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव की ओर, तो इस तरीके से आप इसको याद रख लें। नेक्स्ट है आपका मानव का सामान्य रक्तचाप भाई क्या है ना, 120/80, है ना, mm।
इसको याद रखना बिल्कुल से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। पारे पर इसे मापा जाता है ना, पारे वो रॉड होती है उसमें पारा डाला होता है उसी से, है ना। तो इसको याद रखना। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करता है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने और सूंघने और देखने के लिए विशेषीकृत है। तो भाई कौन सा ऐसा भाग है ना। मानव अग्र है या पश्च है या फिर कौन सा प्रमस्तिष्क होता है। जो प्र मस्तिष्क जो होता है वो हमें सोचने, सुनने, सूंघने और देखने को मजबूर करता है ना, इसके लिए विशेषित है वो। नेक्स्ट आपका मायोपिया है ना, जिसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, है ना। मायोपिया को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। वो ठीक करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है भाई, तो अवतल लेंस इसके लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा, अवतल लेंस। देखो एक तरीके से अगर आपने ये सारी चीजें पढ़ भी चुकी है ना, तो एक तरीके से मान लो रिवीजन हो रहा है हमारा, है ना। नेक्स्ट आपका एथिन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो भाई एथिन की बात करी जाए C2H4 होता है ना। इसकी संरचना की बात करें अगर तो इस तरीके से बनेगी, है ना। देखिए ये रहेगी ये, तो इस तरीके से आप इसकी संरचना भी देख सकते हैं, C2H4, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे हमारे क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे एथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना बनाइए, है ना। एथेन की बात की जा रही है, वहाँ पे एथेन की हमने एथेन के बारे में पढ़ा। एंड अब हम एथेन की संरचना देखेंगे, तो वो मैंने शायद वहाँ पे एथेन की ही संरचना बना दी है ना, तभी मिस्टेक होगी थोड़ी। चलिए ये रहेगी आपकी एथेन की संरचना, है ना। ये देखो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, क्यों ये बनी, क्योंकि इसका एथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है C2H6 होता है। देखो 1 2 3 4 5 6 H हो गए हमारे 2C कार्बन, है ना। तो इस तरीके से इसकी संरचना बना देंगे, ये इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है मीथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना। भाई मीथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, तो मीथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है CH4 होता है ना। आप सभी को पता होगा। एंड इसको आप किस तरीके से बनाएंगे, भाई सिंपल है इसको तो बनाना, है ना। देखिए इस तरीके से ये इसकी संरचना हो जाएगी, है ना। ये कंप्लीट इसकी रहेगी CH4, है ना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है निम्नलिखित अवयवों के प्रतीक चिन्ह बनाइए जो परिपथ आरेखों में उपयोग किए जाते हैं। देखिए बैटरी का क्या होता है, तो बैटरी का बनाना है प्रतिरोधक का। प्रतिरोधक का तो भाई इस तरीके से आप इसका बना सकते हैं, है ना। और कई जगह आपको इसका इस तरीके से भी बना मिलेगा, है ना। इस तरीके से बना मिलेगा, कई बच्चे ऐसे बनाते हैं, है ना। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं और ऐसे भी इसका प्रतिरोध का बना सकते हैं। अब भाई बैटरी की बात आती है, तो बैटरी का कुछ इस तरीके से, है ना। इस तरीके से बैटरी का बनाइएगा, क्योंकि इसमें देखिए कई बारी क्या करना होता है, ये देखिए इस तरीके से थोड़ा, है ना, थोड़ी इधर उधर हो सकता है। आप लोग इसे जरूर से कंप्लीट कर लेंगे इन दोनों को, और अन्य सारे जो हैं उन्हें भी कंप्लीट करके रखें, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में कोई भी आ सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे ज़रा देख लेते हैं। देखिए ये रहे आपके जैसे ये, तो इन सर ने इस वीडियो में बताए होंगे शायद, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आप मिल सके आपको तो ज़रूर से देख लीजिएगा, है ना। मैं भी जल्दी ही आपको ये सारे बताने वाला हूँ, क्योंकि बोर्ड में आ रहे हैं नए क्वेश्चन एंड ये आपके आएंगे, तो इन्हें मैं आपको एक वीडियो डालूंगा, उसे भी कंप्लीट कर लेंगे। एंड इन्हें आप देख पाएँ तो इनकी वीडियो जरूर से आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, दो कारकों के नाम लिखे, ना। दो कारकों के आपको नाम लिखने हैं। किसी चालक का जो प्रतिरोध है किन कारकों पर नाम निर्भर करता है, तो मेनली जो कारक का प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है एंड उसकी क्षेत्रफल पर, है ना। तो लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, इस तरीके से लिख दीजिएगा। इसका अगर आप डिटेल में लिखना चाहें तो चलिए मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट हो गया कारक, ये दूसरा हो गया। चलिए अब इसको आप डिटेल में भाई लिखना चाहते हैं तो सात्विक अथवा का आंसर आपके सामने दिया गया है। देखो ये रहेगा आपका आंसर। मैं लाइट को ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको ठीक तरीके से दिख रहा है ना। आप देखिए सात्विक अथवा का आंसर है। देखिए किसी चालक का प्रतिरोध इन कारकों पर निर्भर करता है। देखिए चालक की लंबाई, चालक का क्षेत्रफल, है ना। संबंधित सूत्र जो इनका बनेगा इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं एंड इसको पूरा यहाँ पे आप समझा सकते हैं। ये रहेगा कंप्लीट आंसर एंड इससे कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। तो ये रहेगा, है ना। मेनली दो याद रखिए, लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगला है आपका 8वें नंबर का, तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, अथवा में कहता है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है ना। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर में बिल्कुल बोर्ड में कह लो कि इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आने वाला है, और 100% मैं कह रहा हूँ कि आने वाला है। चलिए भाई, तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो ये रहेगा आपके सामने आंसर। तारे टिमटिमाते हुए इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि तारे से आने वाला प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल से होकर के गुजरता है। देखो वायुमंडल में क्या होती है, अन्य गैसें होती हैं, परतें होती हैं ना, वायु होती है, तापमान में भिन्नता होती है ना। उसके कारण क्या होते हैं, उसके कारण एक तरीके की वहाँ पे लाइटिंग, है ना, रिफ्लेक्शन कह लो, अपवर्तन कह लो, है ना। छोटे अपन को इस तरीके से, है ना, इस तरीके से ऐसा, है ना, थोड़ा मिलकता हुआ दिखाई देता है ना, चमकता हुआ। तो उसी तरीके से हमें वो वायुमंडलीय अपवर्तन उसका मेन कारण होता है। एंड
अगर छोटे रूप में क्वेश्चन आ जाता है तारे खालिस्तान के कारण टमटमाते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, है ना। तो इस चीज को याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में था आपका आकाश नीला क्यों दिखाई देता है अथवा में, तो चलिए आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, ये आपके सामने आंसर रहेगा इसका। तो ये लिखिएगा कि आकाश नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश के 7 रंग होते हैं ना। ये तो सभी जो देखिए रंग जितने भी भाई 7 रंग होते हैं, 7, है ना। बेजानी हैप्पी नाला आपने पढ़ा होगा, है ना। जब यह प्रकाश वायुमंडल में मौजूद कणों और गैसों से टकराता है तो वह बिखरता है ना। जब वो वायुमंडल में देखो जैसे कई सारे कण हैं, गैसें हो गई है ना, तो उनसे टकराता है तो वह बिखरता है ना, एक तरीके से टूट करके इधर उधर भागता है पूरा। तो ये रहेगा आपका। और इसके बाद देखिए इसका रैली प्रभाव इसका कारण हो सकता है ना। और इस तरीके से आप इसका पूरा आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं आपके, तो वो आपके अगले पेज पर यहाँ पे आंसर दिया गया है। क्वेश्चन देखेंगे, ब्रायोफिल्म की पत्तियां पुनरुत्पादन कैसे करती हैं भाई, ये रिप्रोड्यूस कैसे करती हैं इसको। तो चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अथवा क्वेश्चन है कि अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया का वर्णन करें। देखो जैसे एक अमीबा ये हो गया है ना, ये धीरे धीरे टूटेगा, है ना, फिर ये धीरे ऐसे होगा कुछ ऐसे है ना, फिर ये जाएगा तो ये 2 भागों में इस तरीके से बट जाएगा, अलग अलग ये 2 हो गया। ये द्विखंडन प्रक्रिया द्वारा इसमें जनन होता है। अमीबा में जनन कैसे होता है पूछा जाए कभी, तो द्विखंडन को याद रखना, है ना। और ब्रायोफिल्म की पत्तियों में जो रीजनरेशन रिप्रोड्यूशन होता है ना, इसको याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। किस तरीके से होता है इसमें, एक तरीके से देखो इसकी पत्तियां जो होती हैं इस तरीके की होती हैं, है ना। ये तो इसमें किस तरीके से होता है, ये देखो जैसे इसकी ब्रायोफिल्म की पत्ती है और यहाँ से एक बट निकलेगी, यहाँ से इसमें इस तरीके से होने लगेगा, है ना, इस तरीके से। तो ये नया जो पुनरुत्पादन होता है, अगर ये कटपट भी जाए तो वहाँ से एक नया उग जाता है, तो यही है इसमें। चलिए इसको हम समझ लेते हैं किस भाषा में आपको लिखना है। तो ब्रायोफिल्म की पत्तियां पुनरुत्पादन किस प्रकार से करती हैं, देखो इनकी जो पत्तियों में कर्णिका होती है, यही मैंने समझा, ये पत्तियों में क्या होती है, एक कर्णिका होती है, लीफ मार्जिन्स जो पाए जाते हैं इसमें से क्या निकलती है, छोटी छोटी बर्ड्स निकलती हैं, कलिकाओं के रूप में निकलती है ना। ये कलिका निकल आई, है ना। तो ये कली जब उचित परिस्थिति में होती है तो इनसे नए पौधे बन जाते हैं। देखो भाई अब इससे नया पौधा एक तरीके से बन गया, है ना। तो क्या है, अलैंगिक पुनरुत्पादन होता है एक तरीके से, इसे याद रखिएगा। अमीबा में द्विखंडन क्या होता है भाई, तो अमीबा के केंद्रक 2 समान भागों में बढ़ जाता है भाई। अब इसमें अमीबा है, ये केंद्रक हो गया, है ना, मान लो, है ना। तो मतलब ये इस सीधी सी बात है, इसको 2 भागों में ये बढ़ गया, यही तो अमीबा का द्विखंडन है, सीधे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दोनों को पढ़ लेना, परिभाषा कर लोगे तो अंतर आसानी से बन जाएगा 2 नंबर में, ठीक है। चलिए अब इसका हम अंतर देख लेते हैं। देखो ये रहेगा, यह वह अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा जो है निकलती है, इसमें ऊष्मा निकलती है, हम शुरू से पढ़ते ही आ रहे हैं, है ना। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा निकलती है, शोषी में ऊष्मा अवशोषित होती है ना। इसमें क्या होता है, उत्पाद अधिक स्थायी होती है, इसमें कम स्थायी हो सकते हैं। और कार्बन का ऑक्सीजन के साथ दहन और पानी का वाष्पन, ये क्या है इसका उदाहरण दोनों का रहेगा। नेक्स्ट आपका ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को, ऑक्सीकरण अपचयन। अभी भाई देखो लास्ट ईयर में बोर्ड क्या पूछ रहा था, रेडॉक्स पूछ रहा था। अब भाई ऑक्सीकरण और अपचयन पूछी गई है। अब भाई ऐसे भी आ सकता है, देखो क्वेश्चन, रेडॉक्स को तो पढ़ ही लेना है। देखो ऑक्सीकरण क्या होती है, किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना ही क्या है, ऑक्सीकरण कहलाता है। मतलब ऑक्सीजन वहां पे जुड़ जाए तो ऑक्सीकरण है, और हाइड्रोजन हट जाए तो ऑक्सीकरण है। अपचयन है क्या, किसी पदार्थ का हाइड्रोजन के साथ जुड़ना, मतलब एक दूसरे के विपरीत अभिक्रियाएं। देखो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जुड़ती है, हाइड्रोजन को भगा देता है, भाग भाई तो इधर से, है ना। और अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन को भगा देता है वहां से, तो क्या होता है, अपचयन होता है। इस दोनों के उदाहरण याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव बन सकता है, याद कर लेना इसको, है ना। और जानकारी टीच को सब्सक्राइब जरूर से कर लो। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, मेंडल के पृथक्करण नियम का क्या महत्व, अथवा कहता है कि मेंडल के प्रवर्तन नियम को, है ना, अपव्यूहन का नियम अभी आपके में है शायद, है ना। तो इसे याद करके रखना, है ना। एक उदाहरण की सहायता से व्याख्या कीजिए या फिर समझाइए। 2 नंबर में क्वेश्चन छोटा सा लिखना है, 2-4 लाइन में लिख दीजिएगा। और मेंडल ने आनुवांशिकता के नियम दिए थे, इस चीज को याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनेगा, है ना। ग्रेगर जॉन मेंडल उनका पूरा नाम है। चलिए भाई इसका आंसर, मेंडल के पृथक्करण नियम की बात करी जा रही है ना, पृथक्करण नियम। चलिए ये रहेगा आपके सामने इसका आंसर। 11 नंबर के प्रश्न का उत्तर, एक जीव में प्रत्येक गुणसूत्र के 2 एलील्स होते हैं, ना, एलील्स, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना। 11th में आप अगर बायो लेते हैं तो उसको डिटेल में आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका युग्मनज या जायगोट जो होती हैं, बनने के समय ये एलील्स अलग अलग, है ना, अलग अलग हो जाते हैं। और इसका महत्व क्या है, यह नियम यह समझने में मदद करता है कि संतति जो होती है उसमें विभिन्न लक्षण कैसे उत्पन्न होते हैं, है ना। ये पृथक्करण का जो नियम है, इसका महत्व यह है कि यह मतलब जो अलग अलग संततियां हैं उनमें जो विभिन्न लक्षण हैं वो कैसे उत्पन्न होती हैं, ये बताने में मदद करता है। यह आनुवंशिकता की मूल प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, मेंडल के प्रभुत्व नियम के बारे में समझाइए। तो भाई मेंडल का प्रभुत्व नियम क्या है, ये रहेगा आपके सामने आंसर। तो जब 2 विपरीत गुणों वाले जनक के बीच संकरण होता है तो यह केवल एक गुण व्यक्त होता है, इसे प्रभावी गुण कहते हैं, और दूसरा गुण अप्रभावी रहता है। यही क्या है, मेंडल का प्रभुत्व नियम है। इसको आप उदाहरण के तौर पर समझें तो मटर के पौधे में पीले रंग का गुण प्रभावी और हरे रंग का गुण अप्रभावी होता है। इस तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्रमाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड ये देखो अभी भाई ये क्वेश्चन ना लास्ट 2-3 साल से मैं कह लूँ कि लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है आपकी, अर्धवार्षिक में कह लो, त्रैमासिक में लो, हर एक परीक्षा में कह लो, तो इसे कंप्लीट कर लेना इस तरीके से। देखो मेनली इसके पार्ट याद रखो कि इसमें किडनी होती है,
होती हैं, वृक्क होती हैं, मूत्र वाहिनी होती है ना, महाधमनी, बड़ी धमनी, छोटी धमनी, है ना, ये मूत्राशय, मूत्र मार्ग, मूत्र रंध्र। तो इस तरीके से इन चारों पार्टों को याद रखो, इन भाई नामांकन याद रखो इनको, है ना, और इसको बना लो 1-2 बार तो बस बोर्ड में आसानी से बना दोगे। अब भाई अथवा मैं हृदय के 2 कपाटों के नाम बताइए, उनकी एक कार्य लिखिए भाई। अब देखो ये नया क्वेश्चन बनाना नया क्वेश्चन, तो इसी तरीके से क्वेश्चन आना है। देखो अब हृदय के 2 कपाटों के आपको नाम लिखने थे, उनके कार्य लिखने थे। तो एक होता है माइट्रल बाल्ब, है ना, माइट्रल बाल्ब होता है, एक होता है ट्राइकस्पिड है ना, ट्राइकस्पिड बाल्ब। तो ये 2 बाल्ब इसके बताए गए, हृदय के 2 कपाटों की बाल्बों की बात की जा रही है ना। तो यह क्या है, बाएं अलिंद से बाएं निलय में रक्त प्रवाह सुनिश्चित करता है, यह दाएं से दाएं में, है ना, दाएं अलिंद से दाएं निलय में रक्त प्रवाह को सुनिश्चित याद कर लेना। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती चाप क्या है, एक उदाहरण दीजिए। प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, अथवा मैं कहता है कि मानव शरीर में न्यूरॉन्स की भूमिका। अभी भाई न्यूरॉन्स का डायग्राम आ रहा था, है ना, न्यूरॉन्स का क्या है, डायग्राम आ रहा था, लेकिन अब क्या है, इसकी भूमिका क्या है भाई मानव शरीर में, अब ये पूछ रहा है। अब बनाना नया क्वेश्चन, देखो बोर्ड इसी तरीके से क्वेश्चन आप दे रहा है। तो देखो प्रतिवर्ती चाप का चित्र भी आ रहा था पहले, है ना, ये जो रिफ्लेक्स एक्शन थी इसका चित्र आ रहा था, एग्जाम में आया है और आपकी बुक में भी दिया है ना, उसको तो कर ही लेना है। एंड एक क्या होता है, इसको उदाहरण से सीखना है। तो प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, देखिए प्रतिवर्ती चाप एक स्वतः स्फूर्त प्रतिक्रिया है जो बाहरी उत्तेजना के कारण, और इसमें मस्तिष्क की भागीदारी नहीं होती है ना, तभी तो हमने वो असत्य किया था वहां पे, है ना। नेक्स्ट है आपका उदाहरण क्या रहेगा इसका, गर्म वस्तु छूने पर हाथ का स्वतः हट जाना। देखो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, अगर आपने कोई अच्छा गर्म, जैसे रोटी सेकने वाला गर्म तवाई कह लो, आपने अगर हाथ गलती से भी रख दिया ना, है ना, अगर कुकर भी गर्म छू लिया गलती से, है ना, तो अपने आप हाथ, अब भाई वहां पे आपका दिमाग सोचेगा थोड़ी ना कि अब भाई अब गर्म लगने लगा है, हाथ उठा लो, नहीं ना, अपने आप आपका हाथ वहां से हट जाएगा स्वतः, है ना। तो वो क्या होती है आपकी प्रतिवर्ती अभिक्रिया। अब भाई अथवा में कहता है न्यूरॉन्स की भूमिका को समझाइए, न्यूरॉन्स की भूमिका मानव शरीर में। तो इस तरीके से इसका डायग्राम जरूर से कर लेना यार, मैं बार बार कह रहा हूं कि न्यूरॉन्स का जो डायग्राम है ना, न्यूरॉन का, वो करके रखना। न्यूरॉन तंत्र की मूल इकाइयां हैं जो विद्युत संकेतों के माध्यम से सूचना का संचार करती हैं, इसकी भूमिका दी गई है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है ओम का नियम लिखिए व इसका गणितीय व्यंजक क्या है भाई, है ना। ओम का नियम तो पूछा गया था भाई, गणितीय व्यंजक इस तरीके से क्वेश्चन नया बना करके दे रहा है, लेकिन आप भाई साथ में तो लिखते ही हैं, तो 2 नंबर में तो बस छोटा सा ही लिखना है, बस ओम का नियम लिख देना है, उसका गणितीय रूप जो है बस इतने में नहीं पढ़ना है, ये तो बस इतना ही तो है, छोटा सा है ना। देखिए आपको जो आपकी परिभाषा याद है वो याद रखिएगा। देखो अगर आपको कोई भी परिभाषा, कोई भी डेफिनेशन अगर मैं आपको बाद में बता रहा हूँ, अगर आपने पहले पढ़ रखी है, वो याद कर रखी है अलग तरीके से, तो आप मेरी बताई हुई याद नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, इसमें आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे एंड भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको वही याद रखना है एंड उसे ही रिवाइज करना है। देखिए किसी बस क्वेश्चन को ध्यान देना कि भाई ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। आपका जो याद है आप उसे ही याद करेंगे, ठीक है। अगर जो नहीं है याद, अगर आपको ये वाली सिंपल लग रही है तो इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ओम का नियम क्या कहता है कि किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा उस पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है यदि तापमान स्थिर रहे तब, है ना। वो गणितीय व्यंजक क्या रहेगा उनके नियम का, V बराबर आई आर। आई क्या है वहां पर धारा है, आर क्या है प्रतिरोध है, और V हमारा विभवांतर है। इस चीज को याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में भी बना है। एक तरफ ओम का नियम दे देते हैं, एक तरफ ये V बराबर आई आर दे देते हैं, और सही जोड़ी में मिलाने को कहते हैं। तो बिल्कुल से याद रखना इस तरीके को, इस चीज को, ये गणितीय व्यंजक है ओम के नियम का, है ना। चलिए अथवा में क्वेश्चन कहता है कि श्रृंखला में जुड़े 3 प्रतिरोधों के कुल प्रतिरोध की गणना करें। R1 जो प्रतिरोध आपको दिया, मतलब ये प्रतिरोध R का जो प्रतिरोध का जो सिंबल होता है, सिंबल कहें तो ये होता है, और इसको हम दर्शाते हैं, लिखते हैं ऐसे, तो R से लिखते हैं ना। तो R1 एक प्रतिरोध है, R2 क्या होगा हमारा दूसरा प्रतिरोध, और R3 हमारा प्रतिरोध 5 ओम दिया गया है ना। चलिए भाई तो इसको हम समझेंगे यहाँ पे। देखिए मतलब एक तरीके से इनको जोड़ना ही है यार, है ना। 3 2 5 5 10 हो गया आपका, ये रहेगा आपका आंसर यहाँ पे। कुल प्रतिरोध कितना निकल के आ गया 10। चलिए कुल प्रतिरोध की गणना करनी थी ना, बस इनको तीनों को, इन तीनों को जोड़ दिया, 5 3 8 2 10, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका अपवर्तनांकों को परिभाषित कीजिए। पानी का अपवर्तनांक लिखिए। भाई अब देखो ना, हीरे का अपवर्तनांक तो पूछा जा रहा था, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, जिसको भी पता है ना जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएगा। भाई ये लास्ट ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइटर क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। एंड पानी का तो मैं आपको बता देता हूँ, हीरे का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि लास्ट ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है ना। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं यहाँ पे। अपवर्तनांक देखो ये रहेगा आपका, अपवर्तनांक उस माध्यम की प्रकाश की गति के में कमी को व्यक्त करता है, यह परिभाषित होता है ना। यह इस तरीके से n बराबर c/v है ना। अपवर्तनांक क्या होता है, प्रकाश की गति में कमी को व्यक्त करता है। और यहाँ पे क्या है, n क्या है वर्तनांक है, c निर्वात है, और प्रकाश और वेग भी है हमारा। तो इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है, क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव बनना है इस बार लगभग, है ना। जिसको कंप्लीट करके रखो इस चीज़ को, एंड इसे दिमाग में उठा लो। और हीरे की बात करें, अगर हीरे का आंसर जिसको भी नहीं पता है 2.42 यही होता है ना। तो इसको याद रखना, है ना। यह अपवर्तनांक होता है हीरे का। और पानी का कितना हमने अभी पढ़ा 1.33, है ना। इसको याद रखना।
और इसमें अगर डाउट हो तो क्लियर कर लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन कहता है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, लेंस की शक्ति की गणना करें और बताएं कि यह अभिसारी लेंस है या अपसारी, है ना। फोकस दूरी हमें 25 सेंटीमीटर दी गई है। देखो इस चीज़ को ध्यान दिया करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया गया है अगर कुछ दिया जाता है उसका आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेंस की शक्ति की गणना करेंगे भाई, फोकस दूरी हमारी 25 सेंटीमीटर हमें दी गई है, तो ये हमारी 0.25 मीटर यहाँ पे, सेंटीमीटर से हम मीटर में करेंगे तो ये मीटर में इतनी आ जाएगी हमारी। एंड लेंस की शक्ति लिखेंगे, लेंस को हम P से प्रदर्शित करते हैं, P बराबर अपनी जो 100/f है ना। अब f कितनी है हमारी भाई 25 सेंटीमीटर है ना, तो इसमें 4D ये हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। और ये लेंस हमारा क्या रहेगा, अभिसारी लेंस रहेगा, है ना, क्योंकि वो उसमें क्या पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या लेंस अभिसारी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जीवों में pH मान का महत्व समझाइए। 2 उदाहरण लिखिए भाई। pH पैमाने के जो वैज्ञानिक थे, pH पैमाना किसने दिया था आपको बताना है। pH पैमाने के जनक कौन है, pH पैमाना किसने प्रतिपादित किया, है ना, उनका नाम बता दो भाई, कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, याद होता है इससे आप लोगों को pH पैमाना। तो इसका महत्व समझेंगे। और अगला क्वेश्चन अथवा में कहता है इसका, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। अभी तो भाई बेकिंग सोडा के उपयोग वगैरह पूछे जा रहे थे, इस तरीके का क्वेश्चन कहाँ से आ गया यार। अब भाई ना मैं कह रहा हूँ कि नए नए क्वेश्चन दे रहा है बोर्ड, और बोर्ड में भी ऐसे ही होना है, चक्रा मत जाना, अभी इस तरीके से पढ़ो, ये हर तरीके से क्वेश्चन को पढ़ो, उसमें नए नए क्वेश्चन बनाओ, क्योंकि एनसीईआरटी है ना। तो रासायनिक समीकरण इसका लिखना है आपको, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर होने वाली जो अभिक्रिया है उसका नाम लिखना है, कौन सी अभिक्रिया है, एंड उसका जो है आपको पूरा इक्वेशन लिखना है। चलिए भाई इसका आंसर देख लेते हैं। पहले तो हम पीएच के महत्व को पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए ये रहेगा आपका पीएच का महत्व भाई, जीवों में किस तरीके से महत्व है पीएच का भाई। पीएच का संतुलन जीवों के शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को सही रूप से संचालित करता है। अम्लीय वर्षा का मछलियों और अन्य जलीय जीवों पर नकारात्मक प्रभाव ये पीएच का ही है। मतलब पीएच भाई इधर उधर हो जाता है, जब अम्लीय वर्षा होती है तो पीएच तो बढ़ ही जाएगा, घट ही जाएगा, है ना, अम्लीय माध्यम बढ़ेगा। अथवा में क्वेश्चन कह रहा था कि बेकिंग सोडा के साथ होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है ना, तो बेकिंग सोडा को गर्म करने पर यह अपघटन अभिक्रिया होती है, इसका रासायनिक समीकरण जो रहेगा वो इस तरीके से आपको समझा देना है। ये आपके सामने इसका कंप्लीट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए तो ये रहेगा आपका कंप्लीट आंसर। एंड अगला क्वेश्चन आपका कहता है जल प्रदूषण को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, कोई 2 उपाय लिखिए, है ना। जल प्रदूषण भाई इसके बारे में आप क्या नहीं लिख सकते हो, है ना, निबंध छाप देना, लेकिन 2 नंबर में क्वेश्चन है तो थोड़ा ज़्यादा मत लिख देना, क्योंकि अगर आप सोचते हो कि यार बहुत मुझे तो आता है इसके बारे में तो लिख सकता हूँ, तो आप 2 पेज भरो, नहीं यार आपको लिमिट में लिखना है। अगर ज़्यादा लिखोगे भाई टीचर को लगने लगता है यार, है ना, कॉपी चेक करने में जब उन्हें दिक्कत आएगी ना तो वो आपके मार्क्स काटने स्टार्ट कर देंगे, है ना, मज़ा नहीं आता। फिर एक लिमिट में आंसर लिखें, जितने की लिखे जाना चाहिए, है ना। जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय क्या कर सकते हैं आप, तो औद्योगिक कचरे को नदियों में छोड़ने से पहले उन्हें उपचारित किया जाए, सीधे नदियों में ना छोड़ा जाए। जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए, है ना, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम हो, है ना, जैविक खाद की ओर बढ़े। अथवा क्वेश्चन कह रहा था कि वायु प्रदूषण के कारण क्या है, कोई 2 कारण लिखिए भाई। जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लेना भाई, ये आपके लास्ट चैप्टर से क्वेश्चन है। वायु प्रदूषण के कारण क्या है, वाहनों से निकलने वाले धुआं भाई सबसे बड़ा कारण, है ना, और औद्योगिक इकाइयों से उत्सर्जित जो हानिकारक गैसेज हैं तो वो क्या है, ये वही है ना, जो पीथमपुर में अभी चल रहा है ना, इंदौर के पास, तो उसको याद रखना, ये वहीं पे ये वही चीज़ वहाँ पे ना ये यही चीज़ हो रही है ना, तो ये हानिकारक गैसें हैं ना, ये वायु प्रदूषण का कारण बन रही है, तो इस चीज को याद रखना। चलिए अब भाई निम्नलिखित धातुओं का उदाहरण दीजिए। अब भाई कौन सी धातु जो लंबे समय तक वायु और पानी के संपर्क में आने के बाद भी जंग नहीं लगता, भाई इसमें जंग ही नहीं लगता, अरे वाह क्या ये है गोल्ड, क्या ये गोल्ड है, जिसे सबसे अधिक विद्युत चालकता के लिए जाना जाता है भाई, जिससे मतलब जिसमें सबसे ज्यादा करंट लगता है भाई। आपको लगता है क्या, आपको क्या लगता है कि लोहे में करंट लगता है, नहीं भाई, इससे भी ज्यादा कोई है एक ऐसा जिससे छूने पर जिसमें करंट है ना तो उसमें बहुत तेजी से दौड़ेगा, वो होता है हमारा सिल्वर, चांदी, है ना, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है भाई, ये तो आपको रटा हुआ है ना, इसे मिट्टी के तेल में भी डुबो करके रखा जाता है, तो इसको याद रखिए। ये सोना, चांदी और सोडियम इस तीनों के आंसर हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। अब देखो इस तरीके से नया ही क्वेश्चन दिया है ना बोर्ड ने, तो भाई करके रखो, 3 नंबर में क्वेश्चन है। चलिए आगे है आपका निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित, जंग क्या होती है, तन्यता क्या होती है, एनोडाइजिंग क्या होती है। तो भाई जंग देखो, आप जंग संक्षारण से पढ़े हुए हैं तो जंग तो आप आसानी से लिख देंगे। और भाई तन्यता क्या होती है, धातुओं के खींचे जाने का गुण जो होता है वो हमारी जो होती है जो क्या कहलाती है, वो तन्यता कहलाती है। मतलब देखो एक छोटा सा अगर सोने का एक छोटा सा भी अगर 2 ग्राम सोना भी कह लो, इतना सा अपन ले रहे हैं और उसको इतना खींचा जा सकता है, इतना उसको है ना डक्ट किया जा सकता है, इतना लंबा उसे खींचा जा सकता है कि वो 2 किलोमीटर लंबा तक खींचा जा सकता है। तो ये तन्यता का गुण धातु में पाया जाता है, ये वही तन्यता है। एनोडाइजिंग क्या है भाई, अब जिंक की परत चढ़ाना, ये वही एनोडाइजिंग है ना। देखो इन तीनों को ध्यान से यहाँ पे देख लीजिएगा, तो ये रहेगा आपका धातु, है ना। जंग क्या होती है, धातु पर ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में बनने वाली ऑक्साइड जो है परत जो होती है वो धातु कहलाती है, वो जंग कहलाती है, सॉरी, है
है ना, छोटी छोटी भूरी भूरी परत पड़ जाती है ना जब नमी की और आर्द्रता के संपर्क में आती है। तन्यता क्या, किसी पदार्थ द्वारा खिंचाव सहने की क्षमता। पदार्थ क्या, धातुओं उदाहरण मैंने लिखे लिखेंगे, है ना। धातु पर ऑक्साइड परत चढ़ाने की प्रक्रिया एनोडाइजिंग, है ना। जिंक की कह लोगे ना, वो जिंक की यार वो अलग कहलाती है, क्या है उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा, गैल्वेनाइजेशन, है ना, वो जिंक की। एनोडाइजिंग क्या है, ये धातु पर ऑक्साइड परत चढ़ाने की, ऑक्साइड की परत, देखो ऑक्साइड की परत चढ़ाएंगे तो ये क्या है, ये क्या है, ये एनोडाइजिंग है। एंड अगर हम जिंक की परत चढ़ाते हैं तो वो क्या है, हमारी गैल्वेनाइजेशन है ना, गैल्वेनीकरण जिसे कहते हैं। तो इस चीज़ को याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलग से भी बन सकता है कि गैल्वेनीकरण क्या है, इसे याद रखना। नेक्स्ट हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के चारित्रिक गुण लिखिए। भाई चारित्रिक, देखो नए शब्द का यूज किया है, अरे वाह, है ना। वैसे तो क्वेश्चन आता था 2 मार्क्स में कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए, है ना, आता था ना, और रेखा चित्र की सहायता से समझाना है भाई। तो चलिए इसको देख लेते हैं किस तरीके से आप रेखा चित्र भाई आपको देख लेना है। एंड गुण मैं आपको बता देता हूँ, रेखा चित्र शायद दिया गया, अरे दिया गया है, मैं तो लगा मुझे कि नहीं दिया गया, लेकिन दिया गया। ये रहेगा आपके सामने, ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं, है ना। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा हमेशा बंद वक्र होते हैं, इसको याद रखना। खाली स्थान में बना है, एक ऑब्जेक्टिव में बना है ना। इन सारी चीजों को, दो क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद काटते नहीं है भाई, याद रखना। ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन बनना है। चलिए इसका जो आप रेखा चित्र बनाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा कुछ इस तरीके से होती है ना। ये देखो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव इस तरीके से होती हैं, और ये इनका कुछ स्ट्रक्चर रहेगा, याद कर लेना। नेक्स्ट है आपका एक धारावाही चालक तथा एक वृत्ताकार लूप के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न बनाएं और समझाएं वे कैसे भिन्न हैं। भाई वो अलग अलग कैसे हैं, है ना। एक धारावाही चालक की बात की जा रही है और एक वृत्ताकार लूप की बात की जा रही है। इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इनकी बात कर रहा है, जिनका हमने अभी पढ़ा, ये इनकी बात कर रहा है ना। ये किस प्रकार से भिन्न है ना, इसका पैटर्न समझा करके बनाना है। चलिए अब इसके बारे में समझ लेते हैं। सीधे चालक के लिए पैटर्न क्या रहेगा, जब एक विद्युत धारा एक सीधे चालक से बहती है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा चालक के चारों ओर सांकेतिक वृत्तों के रूप में बनती है ना। तो इस तरीके से इसको कर लीजिएगा। वृत्ताकार लूप के लिए पैटर्न क्या रहेगा, ये कंप्लीट आंसर आपका दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया आणविक सूत्र, है ना। C4H9OH वाले कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम क्या है। अब भाई इसका IUPAC नाम आपसे पूछा है, जिसमें अल्कोहल समूह होता है, इसकी संरचना बनाए। और देखो समूह आपको बता दिया गया कि अल्कोहल होता है, इसकी संरचना आपको बनानी है और संभावित समावयवी का नाम लिखना है। IUPAC नाम लिखना है एंड संभावित समावयवी का नाम लिखना है और संरचना इसकी बनानी है। अल्कोहल समूह से है और ये आपको बता दिया गया है। चलिए मेनली इसमें IUPAC नाम इसका फाइंड करेंगे एंड समावेश समयावी और संरचना इसकी बनाएंगे। चलिए भाई देख लेते हैं, ये रहेगा आपका, ये उसी का क्वेश्चन है, भिन्नताएं, है ना। इसमें पूछा गया था ना ये कैसे भिन्न है, तो चलिए भाई ये ऐसे भिन्न है। चलिए अगला क्वेश्चन था आपका ये C4H9OH, है ना। इसको आपको IUPAC नाम इसका क्या होता है, ब्यूटोन फर्स्ट ऑल, तो ये इसका IUPAC नाम होता है। तो चलिए अब इसमें संभावित समावयवी क्या होगा, ब्यूटोन फर्स्ट ऑल, ब्यूटोन 2 ऑल, यानी 2 मिथाइल प्रोपान फर्स्ट ऑल समावयवी इसके रूप होंगे, है ना। तो ये याद रखिएगा। एंड जो इसके IUPAC नामकरण की अथवा में बात करें, है ना, अथवा में क्वेश्चन कह रहे हैं संरचना बनाइए और निम्नलिखित यौगिक के IUPAC नाम। देखो भाई संरचना ना इनकी बना लेना अच्छी तरीके से, इसकी हो गया, है ना, इसकी हो गया, इनको प्रैक्टिस के लिए कर लो और अन्य सारे जो है आपके में जरूर से देख लेना भाई, क्योंकि आपको बोर्ड दे रहा है, अभी नहीं दे रहा था अब दे रहा है भाई, तो आप करके रखना क्योंकि बोर्ड में एक ना एक आने वाला है। एंड अभी मैं साइंस के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डालूंगा तो जरूर से मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए देखो CS3 इसकी संरचना क्या रहेगी, इसकी संरचना आप बना लीजिएगा। एंड इसका जो IUPAC नाम होता है वो एथेनॉल होता है, इसका एथेनॉल होता है। एंड थर्ड का क्या होता है, एथेनोइक एसिड होता है। तो ये तीनों का रहेगा, है ना, ये रहेगा एंड ये रहेगा, तीनों को कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ये हमारा क्या है, एथेनॉल है, एंड ये हमारा एथेनॉल है, ये हमारा एथेनोइक अम्ल है, ठीक है। ये होगा था कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाइए और लार के कार्य लिखिए। भाई कंबाइन कर दिया है क्वेश्चन को, अलग तरीके से आता है कि मानव के भोजन के पाचन में लार की भूमिका लिखिए, आता था ना। अब भाई वही लार के कार्य आपको कंबाइन कर दिया है मानव पाचन तंत्र के साथ, है ना। तो चलिए दोनों को जोड़ करके लेते हैं, पहले चित्र बनाएंगे फिर लार के कार्य समझेंगे। चलिए भाई देखो मानव जो पाचन तंत्र का चित्र है आप इस तरीके से बना सकते हैं स्टार्टिंग से, है ना। यहाँ पे देखिए मुख्य गुहा होती है, फिर जभाग है, यहाँ से आप अंदर एंटर करते हैं भोजन को, यहाँ ग्रसिका में जाता है, ग्रसनी हमारी होती है, एंड फिर वो जाता है यहाँ पे आमाशय की ओर, है ना। यहाँ पे लीवर वगैरह से उसको पित्तरस मिलता है, ये सारा कुछ प्रोसेस रहता है। एंड जो सारे कुछ होते हैं आमाशय क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत, यकृत पित्त नली अग्न्याशय परिशेषिका, है ना। तो ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए और लार के कार्य पूछे गए थे, तो लार में कौन सा एंजाइम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमाइलेज एंजाइम होता है। लार में एमाइलेज एंजाइम होता है, इसको रट करके रख लो, दिमाग में बिठा लो, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बने तो छूटना नहीं चाहिए मेरे दोस्त, इसको कर लेना, है ना। और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में शुरुआत करता है ना, भोजन को लसीला बनाता है, चिकना बनाता है, जल्दी से सरक के वो यहाँ पे आ जाता है,
है ना, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता है मानव हृदय का चित्र बनाइए और लिखिए कि हमारा परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का है। हमारा मानव का परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का है, ऑब्जेक्टिव इससे बना हुआ है, ऑब्जेक्टिव इससे से बना हुआ है। अब भाई मानव हृदय की संरचना क्या रहेगी, ये रहेगी मानव हृदय की संरचना। देखो इसमें क्या क्या भाग होते हैं, देखो ठीक से नहीं दिख रहा है, दायां बायां होता है, फुफ्फुस स्राव होती है, फुफ्फुस धमनियां होती है ना, तो इसको कंप्लीट कर लेना। एंड आपकी जो बुक में दिया गया उसे एक बार बना लो भाई, 2 बार बना लो, बोर्ड में आप बना करके आओगे, ठीक है। ये नामकरण बस याद रखो, बाकी आप बना तो लोगे। देखिए और मानव हमारा परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का है, देखिए मानव हृदय का चित्र देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है। एंड मानव में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ये याद रखना इस चीज को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना, ऑब्जेक्टिव इससे बनेगा। चलिए नेक्स्ट और शायद कहें कि लास्ट क्वेश्चन ही आपके 2 रह गए हैं, सेकंड लास्ट देख लेते हैं, मानव प्रजनन तंत्र। अब भाई नया क्वेश्चन ऐसा आज तक दिया है कभी एमपी बोर्ड ने, नहीं ना दिया। अब देखो नए तरीके से दे रहा है, ये आपको पार्ट दिया गया है, पूरा चित्र आपको दिया गया। पहले क्या पूछता था कि मानव मादा जनन तंत्र का चित्र बनाइए, है ना, ये आपको चित्र पूछता था, ये नहीं देता, ये चित्र आपसे पूछता था कि इसे बनाइए, है ना। अब यहाँ पे चित्र आपको दे दिया, अब इसके भागों के नाम बताएं और उनके महत्व के बारे में लिखना है। देखिए 2 क्वेश्चन पूछे गए। अब भाई इसमें देखो जैसे ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, अब इनके नाम क्या होते हैं, किन्हीं 4 के आपको बता देने, ये बहुत सारी होती हैं, लेकिन आपको जो भी 4 पता है आप भाई वो बता देंगे, है ना। देखो तो इसको आपको जरूर से याद कर लेना है, क्योंकि ये भाई आप लोगों ने बनाना तो सीख ही लिया होगा। एंड मैं आपसे कहूँ, देखो ये एक है कि इसमें ये 7वें नंबर का ये क्या होता है, ये इसका गर्भाशय होता है। एंड ये यहाँ पे योनि, तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं एंड इसे बता सकते हैं। और ये क्या होते हैं, इसमें ये अंडाशय, और ये यहाँ पे फेलोपियन नलिका कह सकते हैं, फेलोपियन ट्यूब भी इसे कह सकते हैं, तो इसे ट्यूब लिख दी, मैंने ट्यूब लिख दिया। एंड अब 4 तो हो गए हमारे। एंड अगर अन्य कोई आप करना चाहें तो इसी में देख सकते हैं, और भी अन्य आप लिख सकते हैं, और भी याद कर लीजिए, देख लीजिए अच्छी तरीके से और याद कर लेना, है ना। इसके महत्व के बारे में आपको लिखना है, तो भाई महत्व क्या क्या लग सकते हैं, अंडाशय, ये जो अंडाशय होते हैं तो इनमें क्या होता है ना, अंडवाहिका वगैरह, तो अंडाणुओं का उत्पादन करता है अंडाशय, है ना। एंड फेलोपियन अंडाणुओं को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाता है। गर्भाशय वह स्थान है जहां निषेचित अंडाणु विकास के लिए रुकता है ना, भ्रूण का विकास कहाँ पे, गर्भाशय में होता है। योनि वह मार्ग है जो गर्भाशय को बाहरी शरीर से जोड़ता है ना, जो प्रसव के समय के लिए जन्म नलिका के रूप में कार्य करता है ना। इस चीज को याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 100% है कि ये क्वेश्चन आना है आपको, है ना, तो याद रख लेना इसको। चलिए नेक्स्ट अथवा क्वेश्चन है कायक प्रवर्धन जनन की विभिन्न विधियों और कृषि में उनके महत्व को समझाइए, है ना। कायक प्रवर्धन जो क्या होता है भाई, इसको समझेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, है ना। चलिए भाई तो क्या होती है कायक प्रवर्धन के बारे में आप बताया, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, है ना। ये क्या है, कोशिका संवर्धन। भाई इनको याद कर लेना, अलग अलग से भी आ सकते हैं कि निम्न को समझाइए, कटिंग दे देगा, लेयरिंग दे देगा, ग्राफ्टिंग दे देगा, ये क्या होती है, इनको डिटेल में पढ़ लेना पूरा का पूरा, है ना। आप अपनी परिभाषा याद करो, एंड ये तो दी ही गई आपके लिए, है ना, इनको कर लेना। नेक्स्ट है देखो ग्राफ्टिंग, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं इनको, थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन हाँ इनको आपको क्या कर लेना, इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। इस विधि में कटिंग में क्या होता है, इस विधि में पौधे की तने या जड़ का एक हिस्सा काट दिया जाता है, वहाँ पे मिट्टी या पानी में उसे लगाया जाता है ना। मतलब देखो कोई कोई पौधे होते हैं ना ऐसे कि उनका अगर हम देखो वहाँ पे काट लें एंड दूसरी जगह कहीं पर उसे गाड़ दें, है ना, खोद करके मिट्टी अच्छी तरीके से वहाँ पे लगा दें, तो वहाँ पे उग जाता है, तो ये क्या होता है, कटिंग कहलाती है। लेयरिंग क्या होती है, इस विधि में पौधे की एक शाखा को जमीन में झुका करके उसे ढक दिया जाता है। मतलब उस तरीके से, ऐसे देखो ये पेड़ लगा है ना, इसकी एक शाखा इस तरीके से तोड़ेंगे नहीं, है ना, ये तोड़ेंगे नहीं, इसको उसी में जुड़े जुड़े इस तरीके से यहाँ पे ये लगा देंगे, है ना। तो ये क्या होती है, ये उसे ढक दिया जाता है, जिसमें जड़ जो है विकसित होती है और नया पौधा बनता है। ये क्या है, ये लेयरिंग कहलाती है, जो चमेली और रास्पबेरी पौधों में की जाती है, गुलाब की होगी, गन्ने की होगी, है ना। तो ये क्या होती है, एक कटिंग के द्वारा की जाती है। ग्राफ्टिंग क्या है, इस विधि में एक पौधे, है ना, पौधे के तने या कलम को दूसरे पौधे के तने या जड़ से जोड़ा जाता है। मतलब ग्राफ्टिंग होता है काट करके, है ना, मतलब हमने एक जगह से काटा और दूसरे पेड़ में लगा दिया, है ना, तो वो क्या होती है, वो ग्राफ्टिंग होती है ना। सेब हो गया, नींबू हो गया, इनमें क्या है, ग्राफ्टिंग विधि से जो है कराया जाता है ना। कायिक प्रवर्धन कहें तो टिश्यू कल्चर भाई, कोशिका संवर्धन, तो इसमें पौधों की कोशिकाएं ऊतकों को नियंत्रित परिस्थिति में एक पोषक तत्व माध्यम में उगाया जाता है ना। इस तरीके से याद करेंगे। केला और आर्किड जो पौधे होते हैं इनमें क्या है, टिश्यू कल्चर के द्वारा जो है उत्पादन बढ़ाया जा रहा है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। और कायिक प्रवर्धन का महत्व भी आपसे पूछा गया था, है ना, महत्व का वर्णन करें, तो भाई इसका महत्व लिख दीजिएगा। जल्दी पौधों का उत्पादन होता है, आनुवांशिकता समानता होती है, प्रजातियों का संरक्षण होता है, आर्थिक लाभ भी मिलता है ना। टिश्यू कल्चर और जो ग्राफ्टिंग वगैरह होती है, इससे कृषि में आर्थिक लाभ मिल रहा है, तो इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। ये कंप्लीट आंसर आपका दिया गया है। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखो न्यूमेरिकल है भाई, एक ना एक आना है, एक आना ही है 4 नंबर में, कह लो 3 नंबर में, 4 में ही आएगा वैसे तो, है ना। देखिए एक 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है ना। वस्तु की ऊंचाई कितनी, 5 सेंटीमीटर दी गई है, और अवतल दर्पण की 20 सेंटीमीटर पर रखी जाती है, जिसकी फोकस दूरी आपको 10 सेंटीमीटर दी गई है ना। वस्तु के द्वारा दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात करना है ना। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार आपको ज्ञात करना है ना। ये सारा कुछ आपको दिया गया, 10, 20, 5 दिया गया है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर।
वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर दी गई है। फोकस लंबाई जो फोकस दूरी कहें कोई है ना, कितनी दी गई है यहाँ पे देखिए, ये फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हमारी दी गई है। ठीक है, अब इनको हम भाई दर्पण सूत्र में यहाँ पे फिल कर देंगे एंड इस तरीके से इसका जो है यहाँ पे क्या क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए। दर्पण सूत्र है एंड यहाँ पे भरेंगे तो ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 20 सेंटीमीटर है ना, -20 सेंटीमीटर, इसको याद कर लीजिएगा है ना। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इस तरीके के जो भी क्वेश्चन बनने हैं ना, वो डॉक्टर वाला क्वेश्चन कर लेना -2.2 है ना, तो उसे कर लेना। ये आपका रहेगा एक कार में 8 मीटर की दूरी पर एक वाहन के पीछे के दृश्य को है ना, पीछे के दृश्य को किस दर्पण द्वारा देखा जाता है भाई, वो कमेंट बॉक्स में बता दो। वाहनों के पश्च दृश्य को देखने के लिए कौन से दर्पण का यूज किया जाता है, कमेंट में बता दो जल्दी से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनना है इससे। वक्रता त्रिज्या हमारी 6 दी गई है ना, वक्रता त्रिज्या कितनी 6 दी गई है, और एक कार की मीटर की दूरी को एक वाहन के प्रति है दूरी कितनी दी गई है, 8 मीटर दी गई है ना, और वक्रता त्रिज्या 6 दी गई है ना। इसकी प्रकृति, आकार और स्थिति भाई वही सेम चीज़ है। तो चलिए इसको आप कैसे करेंगे, देखो यहाँ से यहाँ भाई, और प्रकृति आकार भाई, प्रकृति इसमें भी तो था, ये प्रकृति आकार के बारे में समझा। देखो भाई प्रकृति आकार के बारे में यहाँ पे प्रतिबिंब का स्वभाव क्या होगा है ना, ये वास्तविक होगा, प्रतिबिंब पलट और आकार में छोटा होगा, इस तरीके से लिख देंगे है ना। इसका आकार क्या, संकुचन का सूत्र के द्वारा समझा देंगे उसे। एंड उसकी स्थिति क्या होगी तो वो उसके सामने होगा 20 सेंटीमीटर दर्पण के है ना, इस तरीके से। एंड 23 का अथवा ये वाला क्वेश्चन है, इसकी बात करें यहाँ पे, देखो ये रहेगा आपके सामने। वस्तु की दूरी 8 सेंटीमीटर दी गई है, वक्रता त्रिज्या 6 मीटर दी गई है। इस तरीके से इसको फिलअप कर देंगे। ये उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई निकालने के लिए एफ में लगाएंगे इसे, और यहाँ पे पूरा का पूरा करेंगे एंड ये आपकी 4.8 मीटर निकल करके आ जाएगी। एंड इसका स्वभाव क्या होगा भाई, इसमें पूछेगा ना है ना, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार की बात करें तो ये रहेगा आपका प्रतिबिंब का स्वभाव, आकार और स्थिति, तीनों के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड ये कंप्लीट हमारा हो जाता है। तो मैं आपको 1 से लेकर के 23 तक के सभी प्रश्नों के आंसर विथ अथवा कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो वीडियो को कर दो लाइक एंड दोस्त के साथ शेयर कर देना। एंड इसी प्रकार से आपको हर एक पेपर के लिए तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।